तो आपका जो टेल्स वाला वर्ड ऐड हुआ है, उसके पहले जो ह्यूमन इन्वॉल्व थे, अभी भी है ये चीज़? कई साइड हमारी टीम काफ़ी बड़ी है। वी हैव अबाउट 8 और 10 केयरटेकर्स, केयरगिवर्स। उनकी फैमिलीज़ का जो पूरी ज़िम्मेदारी है वो हम लेते हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन की जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी हमने ली है। तो बट एग्ज़ैक्ट आपको स्पार्क उसी बात पे हुआ था कि नहीं, उस मोमेंट के पहले भी आपको लगा था कि नहीं दैट आई शुड स्टार्ट समथिंग? Trust me, it is difficult, yes. And like I said, when I proudly say that we are one of the largest rescue centers of Central India, it comes with a heavy cost. जैसे आपने कहा कि प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेना चाहिए वो नहीं ले रहे, इसलिए एनजीओ एग्जिस्ट कर रही है उस वर्क को पूरा करने के लिए। करेक्ट। बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग उस टाइम पे एड्रेस किया करते थे। वो करते करते हमें समझ में आया दैट द प्रॉब्लम इज बिग एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड वी एज स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। आज हम बात करेंगे गार्गी से, राइस फॉर टेल्स की फाउंडर, एनिमल रेस्क्यू और एनजीओ वर्क पर उनके एक्सपीरियंस आपको इंस्पायर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिंट स्टूडियो। स्टिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। कि तो आप बता सकते हैं राइस फॉर टेल्स एग्जैक्ट आपके एनजीओ के पीछे की स्टोरी क्या है? So Rise for Tales is actually an initiative under the NGO Rise. How Rise began, Rise actually मैंने तब शुरू किया when I was 17 years old. I was actually at a chart center in Bajaj Nagar where a girl approached us कि मुझे अपने घर लेके चलो एंड यू नो आई डू एनी काइंड ऑफ जॉब। शी ऑल्सो टोल्ड अस कि वो कौन से आश्रम से आई है, क्यों भाग के आई है, द काइंड ऑफ एक्टिव उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा था। एंड आई वॉज वेरी यंग, मी एंड माई फ्रेंड वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। तो हम तो खुद ही 17-18 साल के थे, हम कहाँ किसी को घर ले जा सकते थे। सो वी डिड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, वी इन्फॉर्म द पुलिस एंड टुक हर बैक टू द ऑर्फनेज। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब मैं वापस वहीं से जा रही थी तो आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ हर एंड आई थॉट कि एक बार ही जाके मिल लूँ, देख लूँ हाउ यू नो दैट गर्ल इज। सो आई जस्ट स्टॉप बाय फ्रॉम ऑन माई वे होम फ्रॉम द कोचिंग क्लासेस टू सी एंड आई वाज वेरी शॉक टू गेट अ रिस्पॉन्स कि नहीं, ऐसी कोई लड़की यहाँ पे कभी थी ही नहीं, यहाँ से कभी कोई भागा ही नहीं और ऐसे कभी किसी ने उसे यहाँ लाके छोड़ा ही नहीं, जबकि वी वर द वंस हु एक्चुअली गॉट हर बैक एट दैट टाइम। So that actually was a big wake up call for me when I realized कि what must have happened to her या you know where the girl vanished. I had no idea. उस टाइम पे वो छोटे से वो नोकिया फोन्स होते थे। सो आई हैड अबाउट आई डोंट नो मे बी 200-300 कॉन्टैक्ट्स इन माई फ़ोन एट दैट टाइम। तो उन सबको मैंने उस टाइम पे मैसेज किया कि मैं कुछ ऐसा एक छोटा ग्रुप शुरू करना चाहती हूँ जिससे कि हम लोग ये इस कॉज के लिए कुछ कर सके और मे बी यू नो वी शुड बी एबल टू डू सम काइंड ऑफ वेलफेयर वर्क। एंड आई थिंक अबाउट 7-8 पीपल केम इन अमेरिकन देसी एलएडी के बाजू में वो एक रेस्टोरेंट हुआ करता था उस टाइम पे। वी हैड द फर्स्ट मीटिंग देयर, 8 या 7-8 लोग आए उस दिन वहाँ पे एंड दैट बिकेम माय बॉडी ऑफ राइस, दैट बिकेम द कोर कमिटी ऑफ द राइस एनजीओ। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द एनजीओ स्टार्टेड। इट वाज नेवर विद अ प्लान और अ विजन कि कुछ यू नो एक एनजीओ शुरू करना है या ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा कभी प्लान नहीं था। It was just I felt the need of the hour, which needed some action from young minds and young people. So that is how actually we started with it. फिर धीरे धीरे we grew our work. We were actually the first NGO who started, we were pioneers who started the movement of menstrual health and hygiene. हमने सैनिटरी पैड्स के वेंडिंग मशीन्स और इंसिनरेटर्स लगाना शुरू किया सेंट्रल इंडियन रीजन में, जहाँ पे स्लम्स, रेड लाइट एरियाज, इन जगहों पे हमने उस सब्जेक्ट पे अवेयरनेस शुरू किया एट अ टाइम व्हेन यूजिंग पैड्स वाज अ टैबू। जहाँ दुकान में जाके लड़कियों के लिए पैड्स खरीदना यूज्ड टू बी अ टैबू, मोर देन अफोर्डेबिलिटी, शर्म के कारण वो जाके खरीदती नहीं थी। सो वी टू एलिमिनेट दैट प्रॉब्लम वी स्टार्टेड इंस्टॉलिंग वेंडिंग मशीन्स इन देयर प्लेसेस, ताकि उन्हें किसी से जाके मांगना ना पड़े, खरीदना ना पड़े, अपना कॉइन डालो एंड दे कैन गेट एक्सेस टू अ सैनिटरी नैपकिन। सो दिस वाज आवर मेन प्रोजेक्ट। ये करते करते यू नो वी ग्रू आवर वर्क अ लॉट इन सेंट्रल इंडिया एंड देन हैपेंड कोविड। तो कोविड में ऑफ कोर्स वी कुड नॉट गो टू ऑल दीज एरियाज एंड स्लम्स एंड स्कूल्स। सो वी स्टार्टेड डूइंग कोविड रिलीफ, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमने काम करना शुरू किया और तब शुरुआत हुई राइस फॉर टेल्स की। So Rise for Tales was actually born in COVID out of a need when one of my friends said that, hey, listen, you know, stray animals are dying on the street.
why doesn't your NGO do something for them? So I've always been a pet lover and animal lover, but institutionally मैंने कभी animals के लिए ऐसा कभी कुछ किया नहीं था. So I thought, okay, why not? We can always give food. So we started giving food to some serious feeders जो नागपुर में genuinely खाना खिलाना चाहते थे dogs को. उनको हमने खाना देना शुरू किया. उसमें फिर ऐसा हुआ कि हम 2 के 5, 5 के 10 and eventually in a month's time we were 20-25 feeders who were covering about 2,500 to 3,000 animals a day. एंड वो जब शुरू हुआ तब हमें यहाँ पे एनिमल वेलफेयर में होने वाले बाकी प्रॉब्लम्स समझ में आए. देन वी रियलाइज दैट देयर इज नो रेस्क्यू सेंटर, देयर इज नो हॉस्पिटल फॉर स्ट्रे एनिमल्स, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल हेल्प that stray animals can get when they get into an accident or when they fall sick or when they're abused or injured. So that is when, this whole rescue center or this hospital or such a huge project, was born. And from a small feeding initiative, today we are one of the largest rescue center of Central India. So that is how actually Rice for Tails happened. ओके, सो इनिशियली एक गर्ल से स्टोरी शुरू हुई थी जिनको आपने ऑर्फनेज में ड्रॉप किया था, बट बाद में आपको पता चला कि वहाँ तक वो लड़की पहुंची ही नहीं. अरे तो आपकी स्टोरी वहाँ से शुरू हुई. तो बट एग्जैक्ट आपको स्पार्क उसी बात पे हुआ था कि नहीं, उस मोमेंट के पहले भी आपको लगा था कि नहीं दैट आई शुड स्टार्ट समथिंग? So, honestly, I'm like generally a very emotional person. I mean, I'm just generally someone who's very sensitive and very emotional. So, seeing any kind of disturbing situations or reading disturbing news has always triggered me, has always, made me think that what can we do to change this, or what should be done to change this, or what should be done so that ये चीज़ें हो ही ना. So, ऐसा नहीं है कि कभी वो thought ही नहीं था या कभी, कभी सोच ही नहीं आई उसके पहले भी कभी, but there's always some trigger, there's always something कि after that you cannot stop. So that was what happened with that girl, and that is what happened in COVID with animals. When we realized कि yes, genuinely animals को खाना तक नहीं मिल रहा है COVID में, there are no leftovers on the streets and animals are dying, including cattle on the street are dying. उस टाइम पे that was a trigger that said कि नहीं, अभी even if it means diversifying from the cause that we started with, even if it means halting any other project that we're doing, this needs to be addressed. So every time, मतलब मेरे हिसाब से राइस के पीछे का थॉट हमेशा यही रहा है that we have done what is the need of the hour. We have always addressed the need. Our causes are very very need based. जिसकी ज़रूरत है उसको हमने एड्रेस किया है. तो स्टार्टिंग में जब आपने एनजीओ शुरू किया है तो उसमें आपको इनिशियल स्टेज में, क्योंकि देखिए एक पर्सन का सबसे इनिशियल जो स्ट्रगल रहता है माइंडसेट बनाना होता है. आपने माइंडसेट कर लिया, उसको एक्शन में मिला दिया, उसके अलावा फिर आपको और क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े आपको फुल्ली एनजीओ को इस्टेब्लिश करने के लिए? So honestly, going back to the days of Rise, when we were kids and when we started that group, तब तो NGO पता भी नहीं था. मतलब that there's something called as an NGO. I had no idea. We were that young at that time. We just wanted to do something good. And वो करते 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 हम लोग we practically learned on the job. We used to use our pocket monies, और हम लोग अपना pocket money use करके हमने orphanages में solar panels लगा के दिए ताकि बच्चों को गर्म पानी मिल सके नहाने के लिए. ऐसे बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग उस टाइम पे एड्रेस किया करते थे. वो करते करते हमें समझ में आया दैट द प्रॉब्लम इज बिग एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड वी एज स्टूडेंट्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी. सो वी स्टार्टेड डूइंग फंड रेजर्स करते करते फिर हम लोग MTV के वो स्टंट मीनिया का यहाँ पे शो करवाया, किसी चैनल वी के किसी एक बैंड का रॉक शो करवाया. तो इस तरीके की जब हम चीज़ें करने लग गए तब समझ में आया था समथिंग कॉल्ड स्पॉन्सरशिप. जब स्पॉन्सर्स के पास गए तो उन्होंने बोला आपके पास कोई है डॉक्यूमेंट, कोई बैंक अकाउंट जिसमें हम पैसा दे, कोई NGO का नाम. तब समझ में आया कि अच्छा कुछ NGO करके करना पड़ता है. एंड दैट्स हाउ वी रजिस्टर्ड आवरसेल्व्स. एंड so that's how we got into all of this work. And when we registered ourselves, we had by then figured that we are not going to be limited to one cause, because we wanted to be open, because like I said कि हम कुछ एक ऐसा set thought लेके नहीं निकले थे. We were there to address the need of the hour. So we always wanted to have an open, diversified the causes where we should be able to address whatever is needed. तो वहाँ से शुरुआत होके धीरे धीरे it grew and we came up to Rise and Rise for Tales. And the same thing happened with Rise for Tales. We never had, जैसे आप I'm sure you visited our place, आपने देखा है, it is actually an old factory shed जिसको भी हमने convert किया है into a rescue center. It's not a very well planned, well built center for animals, because again it was something that happened very unplanned and need based. कोविड में हमने सिर्फ खाना खिलाने से शुरुआत करी थी.
तब उसके बाद लोगों ने हमें अप्रोच करने लग गए कि ट्रीटमेंट करनी है तो कहाँ ले जाएँ? क्या आप ट्रीटमेंट के पैसे दे सकते हैं? क्या आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं? सो that is how we actually started rescuing animals, and then we realized that to keep every rescue we need a place, we need a shelter, we need to put a roof on their heads. And that was the time when I realized कि यार मेरा टाइम सुबह से लेकर अब तक सिर्फ इसी में जा रहा है लोगों को फ़ोन करने में कि क्या आप एक डॉग फॉस्टर करेंगे, क्या आप एक डॉग फॉस्टर करेंगे? And I said I cannot be doing that, that's not productive. And उस टाइम पे this was my father's industry, जो जगह खाली पड़ी थी वहाँ पे, we had no other place at that time, so you know we shifted with about 20-23 animals there. एंड उस टाइम पे फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ समझ में आने लग गई कि हमने हमारी चीज़ें पूरी इन हाउस होनी चाहिए। हर बारी हम डॉग को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर ले आएंगे, फिर एक डॉग को, फिर दूसरे डॉग को, फिर तीसरे डॉग को, 20 डॉग को 20 बार डॉक्टर के पास ले जाने में कितना हमें टाइम, एनर्जी, गाड़ी सब लगेगा। सो दैट इज हाउ यू नो अगेन लाइक आई सेड कि करते करते हमने हर चीज़ सीखी है। And then, we hired our own team. So today, Rice Patels is the only rescue center of Nagpur of Central India, which has 2 veterinary doctors on board, which has a team of 7-8 caretakers. We have our own rescue vehicle. We have our own rescuers. And we are in fact the first ones to have a pet crematorium in Nagpur, which is not even done by the municipal corporation yet. तो जो आपका स्टार्टिंग ह्यूमन से शुरू हुआ था, फिर आपने एनिमल पे एंड किया है, तो आपका जो टेल्स वाला वर्ड ऐड हुआ है, उसके पहले जो ह्यूमन इन्वॉल्व थे, अभी भी है ये चीज़? कि नहीं, अभी ओनली टुवर्ड्स द एनिमल Not स्पेस है? much, not much. We are not really able to address that now. But yes, like I said, हमारी टीम काफ़ी बड़ी है. We have about 8 or 10 caretakers, caregivers. उनकी फैमिलीज का जो पूरी जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं. उनके बच्चों के एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी हमने ली है. Any medical needs for their family, for their kids, for their wives, they are taken care by us. So that is how we have still kept our older initiatives alive. But we are not really able to do that much work at that scale as we were doing, because this itself is a huge project. So abhi main focus is of course rice for tails, and that also is a very big problem right now in our country. So we think that this is where we should be focusing right now, and our vision should be to address this as a city level, country level problem. तो आपने कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं किया कि आपने शुरू कुछ और किया, तभी एक्शन में आपने कुछ और लाए? क्योंकि यूजुअली वी कैन सी दैट द एनजीओ फेसेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। सो Yeah, that has happened. ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, and that actually that especially came from a lot of our donors, because वो जो प्रोजेक्ट था that was kind of जिसको हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम सोशल फील्ड था, where we were dealing with girls, education, health, तो जिस बारे में बहुत लोग सिंपथाइज और एम्पथाइज करते हैं. बट एनिमल्स एक ऐसा है सेक्शन वेयर पीपल डोंट रियली सिंपथाइज एंड एम्पथाइज टू मच अबाउट इट. So yes, of course, we did face a lot of unhappiness from people, but at the same time, we also received a lot of welcoming feedback that, hey, this was very necessary. You are doing something that was never there, that was never present in our city. Matlab, to the point, I have had feeders and rescuers come and tell us that, I mean, I'm not saying it to brag just because I am doing that work, but they have literally come across, and there have been times where people have come and told us that today 70 to 80% of stray animals of the city are dependent on rice. And it's a good thing that I am able to support and help them, and I also feel that it's not how it should be. There should be more people like us who should be doing this and who should be addressing this cause, because the problem is big. वो किसी एक एनजीओ से या किसी एक इंसान से सॉल्व होने वाला या हल होने वाला प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड इट नीड्स मोर पीपल. आप आपका डे टू डे लाइफ बता सकते हैं? जैसे शुरुआत में आप जब अपने एनजीओ में जाते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे, क्या एक्टिविटी होती है थ्रू आउट द डे में आपके एनजीओ में? So, to be very honest, every day is different. And I think my team will be very happy when they hear me say this. Because I am generally a little process driven, and I keep telling them कि नहीं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जिस तरीके से हम चीज़ें करनी चाहिए उसको सिस्टम होना चाहिए. एंड एवरी टाइम माई टीम टेल्स मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरी डे राइज इज डिफरेंट. देर आर डेज जब हमें एक फ़ोन तक नहीं आएगा रेस्क्यू के लिए, एंड देन देर आर डेज व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड विद केसेस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इमरजेंसी केसेस आते रहती हैं, एंड डेज आर नेवर एंडिंग एट टाइम्स. सो देर इज नो पर्टिकुलर रूटीन टू आवर एनजीओ. But of course, the day always starts with a very happy note. The moment I enter the gate, I'm welcomed by all our animals, all our, happy dogs. We have a horse there, we have a bull there, we have, all those animals come and welcome us and they talk to us. So
whatever stress it is that we are dealing with or we've been driving our way, जो सोचते हुए हम जब पहुंचते हैं, it all vanishes. That's like the first thing and the most important thing that happens at Rise is that you just feel very happy when you go, because the kind of unconditional love that these animals give you when you enter the gate, that just tells you that, oh, you're doing something good, you're doing something right. So that's how our day starts, and I think that's how everybody's day starts at Rise. Uske baad, like I said, there's no fixed routine to us. There are some things that we do every day, which is our feeding hota hai, हमारा cleaning hota hai, sterilizations hota hai. We firmly believe in sterilizing animals. So these are some things that happen, of course, every day. उसके अलावा we cannot predict what kind of day we'll have, what kind of cases we'll see, what kind of cases will come to us. There are days when we have to encounter really disturbing things, like recently एक I just went for a night round ऐसे ही, because उस दिन में जाना है मेरा हो नहीं पाया, तो I went in the evening at 7:38 something. मेरे पीछे पीछे एक ऑटो आया एंड उसमें एक डॉग आया था जिसके पॉज पीछे के पूरे काट दिए थे, और सिर्फ उतना ही नहीं, काट के उसको नाले में फेंक दिया था. सम काइंड पीपल कॉल्ड फॉर अ जेसीबी, उसको नाले से निकलवाया और हमारे पास लेकर आए. So, and these kind of things also happen at times, which really brings our moral down, which makes us think why. I mean, why should someone want to do something like this? You don't like animals, you don't interact. You don't like animals, don't indulge. Why harm? आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, जैसे आपने शुरू में मुझे आते से ही बोला, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप कुछ गलत मत करो. So sometimes these kind of things happen, which is very at times very disturbing. And so ये भी होता है, and we have to deal with that. But ठीक है, as long as we know that we are there to help them, and the outcome is always to try our level best to save every life that comes under Rise, I think we go back satisfied. उस दिन बीच में मैंने आपका एनजीओ विजिट किया था, तो साइज देख के तो लगा नहीं इट्स अ चीप थिंग करके उतना बड़ा शेल्टर रन करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑपरेशन थिएटर्स भी देखा, एनिमल्स का एक्सरे रूम देखा, फिर डॉग जिस पे है ना जो पैरालाइज एनिमल रहेंगे जहाँ पे वॉक करना सीख सके, आपने उसके लिए भी एक लैब बनाया है, अलग अलग केजेस बनाया आपने ताकि अलग अलग एरिया से आप डॉग रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं. तो पूरा ये प्रोसेस तो का सस्ता तो है नहीं, तो आप इसके लिए फंड मैनेज कैसे करते हैं? Well, trust me, it is difficult, yes. And like I said, when I proudly say that we are one of the largest rescue centers of Central India, it comes with a heavy cost, like you see. And not and another thing, most important thing is because we are running it like a hospital, we are running it like a rescue center. We don't call ourselves shelter. I don't believe in shelters myself, because shelters are very low impact projects. मेरे हिसाब से अगर आप 200, 300, 400, 10,000 कितने भी डॉग्स सिर्फ एक जगह पे रख रहे हैं, उनका सिर्फ क्लीनिंग फीडिंग अगर आप कर पा रहे हैं, उसके आगे जब आपके पास और 5 डॉग्स आएंगे जिनको ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? तब आप उन्हें कहाँ लेके जाओगे? आई बिलीव इन रेस्क्यू सेंटर्स बिकॉज वी आर एबल टू क्रिएट अ हाई इम्पैक्ट. वी आर एबल टू रेस्क्यू एनिमल्स हु आर इन नीड, एंड दैट कम्स विद अ कॉस्ट बिकॉज वी हैव टू मेंटेन एवरीथिंग इंडोर्स. रात को अगर इमरजेंसी के लिए कॉल आता है, तो आई कैन नॉट रन अराउंड आस्किंग फॉर मेडिसिन्स. आई कैन नॉट रन अराउंड आस्किंग कि वेयर कैन आई ऑपरेट दिस डॉग. So we have a functional operation theater, we have our own medical inventory, we are practically running it like a hospital. So yes, certainly it comes with a heavy cost, and day in day out that is what we do. There's a few companies that support us, but that's just 1/3 of our annual expenses. उसके अलावा that is what our team does. We are practically raising for our monthly expenses every time. So every month we keep raising for the next month. So that's how we operate. और आपने जो केजेस बाइफरकेट किए थे एरिया के अकॉर्डिंग कि पर्टिकुलरली ये डॉग को इस एरिया से रेस्क्यू किया गया है, Right. तो उनका कोई ट्रीटमेंट होता है, मतलब डॉग इंजर्ड होंगे तो ट्रीटमेंट के बाद हम उन डॉग को अपने के पास ही रखते हैं कि आप उनको वापस रिलीज कर देते हैं? Most dogs, 80%, 90% of the animals go back. But when they go back, we sterilize them, we vaccinate them to ensure that they do not, reproduce or, do not have a risk of rabies. But we also have a permanent wing where we have a permanent animals का एक wing है जहाँ पे हमने एक अच्छा बड़ा space उनके लिए बना रखा है, जहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी वजह से रिलीज नहीं कर पाते हैं, जिनको जो शायद डिसेबल्ड हो या ब्लाइंड हो या बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गए हो या उनकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चल गई जिसके कारण अब वो अपने इंस्टिंक्ट्स खो चुके हैं रास्ते पे सर्वाइव करने के. सो दीज काइंड ऑफ एनिमल्स आर मूव्ड टू द परमानेंट विंग. Apart from that, every animal will always go back to its location.
because that's the only way to create an impact. Now, Nagpur has about 1 lakh animals. We alone or nobody alone can actually house all those 1 lakh animals. So, yeah, there's about 1 lakh plus animals in Nagpur today. किसी भी एक जगह पे आप उनको बंद करके हाउस करके आप उनको नहीं रख सकते हो. So if you see our center, you will see we only have about 30 or 40 permanent animals. But on any given day, we'll have about at least 100 plus 120 animals at the center. So 70 to 80% of animals that you see at Rise are all patients and have come to get some or the other kind of treatment. किसी को cancer हुआ है, someone is an abuse victim, किसी का accident हुआ है. So these kind of animals they come. Now why we follow all those things, the separate sections? Because there is a lot of times what happens is कि there are some diseases जो contagious होते हैं, जो फैल सकते हैं, जिनके symptoms आने के 8 या 10 दिन बाद शो होते हैं. So if a dog is coming today and if a dog is coming after 10 days, अगर हम दोनों को इकट्ठा रखें और वो 10 दिन बाद आने वाला डॉग अगर बीमार है तो वो इसको भी बीमार कर देगा. So that is why we have separate sections wherein a dog comes, he first has to follow he first has to be in isolation. Isolation practice होने के बाद when we think that now the dog is fit to be mixed with others, only then he comes with the rest of the patients. So that is the general protocol that we follow like any other hospital or any other rescue center should be doing. मिसकंसेप्शंस एनजीओ को लेके लोगों के मन में क्या होता है? Oh, there's plenty of them, and especially when it comes to animals, there is a lot of them. In fact, सबसे ज़्यादा probably misconceptions animal NGOs को लेकर ही होते हैं. And sometimes I feel the thought is fair because see, honestly, what I am doing, I know what my work is. आपने आके मेरा काम देखा है तो आप जानते हैं मेरा काम क्या है. But जो घर पे बैठे हैं उनको अगर मैं सिर्फ बता रही हूँ that hey, listen, I'm helping animals, they don't know if their help is actually reaching the animals or not because the animals cannot speak for themselves. They are never going to be able to tell कि हमें सही में दवाई मिली है, पानी मिला है, खाना मिला है कि नहीं मिला है. And that is why this is a big misconception about animal NGOs that they're all frauds या जो पैसा वहाँ पे जाता है वो कभी animals के काम आता ही नहीं है. So all these misconceptions do exist and I'm not sure, like I cannot really comment if they're true or not, but I do understand why those misconceptions are there. And that is why I tell everybody that they should come and see the work. I never tell people कि आप phone पे मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि you contribute for us or you do this for us. I always tell them, can you please come see our work? I said just come see our work and then you'll know what we do. And उसके बाद आपको सही में लगेगा कि अगर हम deserve करते हैं आपकी help तो आप करिए. If you think we don't, then that's fine. We'll find someone else and you'll find someone else. It's like that. आपको लगता है कि एनजीओ गवर्नमेंट ने जो वर्क्स करना चाहिए वो जो गैप फिल हो रही है एनजीओ उस पे वर्क कर रही है कि नहीं एनजीओ खुद अलग ही अपने हिसाब से रन हो रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ एनजीओ लाइक इट फिलिंग द गैप. I think concept of NGO, especially for Rise, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, is always need based. Like I said, जिस चीज़ की ज़रूरत है जो आज नहीं हो पा रहा है फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या जिस चीज़ जो आज प्रेजेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वो राइज लेकर आया है. सो आई थिंक एनी NGO विच इज़ able to add a certain value to the society or to the value system is probably doing something which the government is not doing or should be doing. Only why they are functional and have continuous work to do. So I think that is the main role of NGOs. जो चीज़ government नहीं कर पा रही है for whatever reasons. I mean that is why we are called as non-governmental organizations. Because we are the bridge between the government and those causes which are not being able to जो address नहीं हो पा. और जैसे आपने कहा कि प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेना चाहिए वो नहीं ले रहे इसलिए एनजीओ एग्जिस्ट कर रही है उस वर्क को पूरा करने के लिए. Correct. बट इसमें भी जैसे थोड़ा-सा माइंडसेट की बात आ जाती है, जैसे शहर का कोई पर्सन हो गया और गाँव का पर्सन हो गया। इन दोनों की माइंडसेट अलग रहेंगी और इंडिया में कहा जाए तो स्ट्रे डॉग्स काफ़ी है, काफ़ी हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने। तो जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की और एनजीओ की, तो ये लोगों के अकॉर्डिंग वेरी करती है शहर के माइंडसेट से और गाँव के माइंडसेट के अकॉर्डिंग? See, honestly, what happens is there are very different set of problems in as compared to rural areas and urban areas. प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग होते हैं. जैसे रूरल एरियाज में उतनी गाड़ियां नहीं होती है, उतने लोग रास्ते पे नहीं होते हैं, उसके कारण जो है उतने रोड एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं या डॉग गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं वो इंसिडेंसेस नहीं होते हैं.
जनरली जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं, दे हैव देयर ओन कैटल, दे आर कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, तो उनको भी एनिमल्स के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा कंपैशन होता है कंपेयर टू अर्बन सिटीज. So the problems are very different, and I think the solutions should be customized according to the area or according to the target audience where you are working, is what I feel. बहुत सारे लोग एनिमल्स को कोई थ्रेट के नज़रों से देखता है और कोई एज अ कंपेनियन देखता है उनको. आप इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसा माइंडसेट लोगों में क्यों आता है कि वो थ्रेट ही मानता है और ये कंपेनियन ही मानता है? Well, I personally feel सबकी वैल्यूज जो है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनती है. So, like for an example, I have grown up with dogs. I was 2 years old when I had a dog at my house, when I had a puppy in my house. So I have never seen animals as a threat because I have grown up with them as a companion. तो वो मेरा वैल्यू सिस्टम हुआ या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ. But then there are people who have never had the opportunity to have a dog or a pet in their house. एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट समटाइम्स दिस हैपेंस कि स्ट्रे डॉग्स चेस करते हैं या स्ट्रे डॉग्स काटते हैं, कभी वो इंस्टिगेटेड होता है, कभी नॉन इंस्टिगेटेड भी होता है. तो वो जो कभी ऐसा कोई बैड इंसिडेंट अगर लोगों के साथ होता है तो वो उनके घर दिमाग में घर कर लेता है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट causes दिस डिवाइड वेयर सम पीपल सी एनिमल्स एज अ थ्रेट एंड सम पीपल सी देम एज अ कंपेनियन. और जो एनएमसी डॉग कैचर्स होते हैं उन लोग डॉग को लेके जाते हैं तो उसमें जो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन जो होता है ये सफिशिएंटली इनफ होता है एक डॉग को एक पब्लिक से सेफ रखने के लिए, या फिर ताकि कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व ना हो कि एडिशनल और भी कोई चीज़ इसमें इन्वॉल्व ऐड कर सकते हैं? As far as human animal conflicts are concerned, rabies vaccine is enough, and sterilizing the animal is enough. That will ensure कि वो animal दोबारा reproduce ना करे, और अगर किसी को काटे तो उसको rabies का खतरा ना हो. But to safeguard other animals, yes, they can do other vaccinations like 9-in-1 हो गया, कुछ और diseases होते हैं जो animal to animal spread होते हैं, उसके vaccinations अगर करते हैं तो that will be beneficial for the animals. But as far as the human-animal conflict is concerned, for that rabies vaccine and sterilization is enough. बट अपार्ट फ्रॉम रेबीज और भी कोई एडिशनल डिसीज है जो एक डॉग से ह्यूमन को ट्रांसफर हो सकती है आफ्टर डॉग बाइट अ पर्सन? After dog bite, नहीं, generally it is rabies only. बाकी diseases जो होते हैं वो they are very complicated and they don't really get transferred through a dog bite or anything. So generally, rabies is a thing which is a bigger threat. And I personally feel rabies is a bigger threat because it does not have a treatment. बाकी आज कोई भी चीज़ आपको होती है तो ठीक हो सकती है. See, people are not scared of getting a viral, but people are scared of getting COVID. People are not getting, people are not scared of, having any other disease. But cancer सुनते ही लोगों को एकदम डर लगता है because ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है सही से. So that is the problem with rabies because there is no scientific treatment available for rabies as of now, and that is why it, is a big challenge and a big problem for us. Okay, recently Supreme Court has passed a law to ban the stray dogs. So they just passed it by उन्होंने ये सोच के किया है कि पब्लिक सेफ्टी के, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट पे किसी सिटी के कॉर्नर में किसी डॉग ने किसी इंसान को तो बाइट किया होगा, उस पे एक डिबेट हुआ होगा, फिर उसमें कोर्ट ने उसको नज़र रखते हुए उन्होंने बैन लगाया ताकि इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेफ्टी. बट एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड. तो आप इस चीज़ को एज अ एनजीओ ओनर आप डिफेंड कैसे करेंगे कि नहीं दिस इज नॉट दैट जस्टिफाइड एंड एनिमल शुड आल्सो हैव देयर राइट्स? See, this is not really about animal having their right or anybody. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसा बहुत radicalize करने की ज़रूरत नहीं है. I personally, as someone who likes dogs or animals, also feel that dogs should not be on the street and certainly not in this number. Because first things first, here of course there is a huge human animal conflict. आए दिन dog bites होते हैं या dogs गाड़ी के नीचे आते हैं तो दोनों को ही तकलीफ होती है. ऐसा नहीं कि तकलीफ सिर्फ किसी एक तरफ हो रही है. The problem is on both the sides. And so I personally feel that there is no quality of life for these animals on the street and hence they should not be on the street. But at the same time suddenly ban कर दो, सब कुत्तों को उठा के shelter में डाल दो, that extremity is also not needed. That kind of a solution is going to disturb the balance of ecosystem because आज dogs गायब हो जाएंगे, हो सकता है बंदर आ जाए, जो कि आज बंदर नहीं आ रहे हैं, वो ऊपर तक सीमित है, पेड़ों तक सीमित है. They are not coming in our houses because there are dogs on the street and dogs chase them away. कल अगर आप रास्ते पर से डॉग्स गायब कर दोगे तो हो सकता है बिल्लियां बढ़ जाए, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू. हो सकता है रैट्स बढ़ जाए, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू. सो डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम बैलेंस बाय सडनली वैनिशिंग अ स्पीशीज या किसी को बैन कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन.
I personally feel that a balanced approach needs to be taken here, which is sterilization. Most of the countries that you see today जिन्होंने ये problem को address किया है, there are so many countries who can be a great example, like Netherlands है. They had a very severe trade-off problem. All that they have done is trap, neuter, vaccinate, release. So that is something that is very much needed in our country also. We need to trap these animals, neuter them, sterilize them, vaccinate them and release them. Over a period, ऐसा नहीं है कि overnight solution मिल जाएगा. We will get a solution for this, say maybe in 5 years or 10 years अगर हम लोगों ने mass sterilizations किए. So yes, certainly this problem can be addressed. Okay, एक one sensitive topic I wanted to ask, as they passed the law to ban the stray dogs, तो बैन किस कंडीशन पे उन्होंने कहा था कि उनको शेल्टर्स पे प्रोवाइड करो या फिर उनको यूथेनाइज कर दो? No, obviously the law says that the dogs have to be moved to a shelter. But unfortunately, the problem is we don't have that much infrastructure in our country right now. Then why did law pass then? Uh, So see, again, like I said, there has to be some kind of a midway solution that has to come here. Ideally, it should say that आप dogs को उठाइए, sterilize करिए, and then you start building shelters. Simultaneously, अगर दोनों चीजें होती है. For example, if we start like a mass sterilization, where we start sterilizing all the animals and simultaneously build shelters for these animals, again, maybe in 5 years down the line, we will be in a position where we'll see a balanced solution, a humane solution, which is a doable and achievable solution. Suppose if you got a power to address this concern to the Supreme Court, कि no, you should decide for this law that this is not completely right, to reconsider it. तो आप उनसे क्या कहेंगे? I will tell them to follow the models जिन countries ने जो follow किया है successfully in ये problem को address किया है. First thing I would tell them is to do that. Focus on sterilization. That is the only effective solution to take care of this problem. Second, ये जो एक डिवाइड लोगों में बन गया है ये सब वर्डिक्स के कारण या ये नेगेटिव न्यूज़ के कारण, डॉग लवर्स अलग, डॉग हेटर्स अलग. आई डोंट थिंक कि कोई भी डॉग लवर ये चाहता है कि कुत्ते पे रस्ते रहे, ठंडी में रहे, गाड़ी के नीचे आए, उनको खाना ना मिले. नो डॉग लवर वांट्स दैट. ऑल ऑफ दीज डॉग लवर्स ऑल्सो वांट दैट द डॉग शुड हैव अ गुड शेल्टर. किसी को भी ये नहीं चाहिए कि कुत्ते रास्ते पे ही रहे, लोगों के पीछे भागे और काटे और उसके कारण झगड़े हो. बट वी पीपल आर ओनली आस्किंग फॉर अ ह्यूमन सोल्यूशन. आई पर्सनली फील कि rather than causing this divide, if there are some other initiatives that are taken, like for example, each dog, अगर हर एक घर एक डॉग को अडॉप्ट कर लेता है, अगर इस तरीके के डायरेक्टिव्स आते हैं, so that will be a very good way to set an example towards compassion, towards a humane society. कि हर एक घर अगर एक कुत्ते को अडॉप्ट कर ले, भले ही घर में ना ले, बट उसको आप घर के बाहर रख के उसका खाना पानी कर ले, that is more than enough. He is not going to wander off anywhere. He will stay there. He will not run behind any vehicles. He will stay near your house. So these kind of initiatives I feel are much more needed. Another thing that I would like to add here is, not because this is a cause that I am working on or something like that, but like I have worked for orphanages, I have worked for old age homes, I have worked for a lot of different causes, and hence I can tell you this, I can emphasize on this point much more. बाकी जितने भी कॉजेज है, लाइक फॉर एग्जांपल ओल्ड एज होम में आज क्या हो रहा है उससे आपकी डेली लाइफ में किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड योर हाउस यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद एन एनिमल. सो ये एक ऐसा कॉज है दैट प्रैक्टिकली अफेक्ट्स एनीबडी एंड एवरीबडी इन आवर कंट्री, इन आवर सिटी टुडे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ने अगर साथ में आके इसका सोल्यूशन निकाला, rather than causing a divide and fighting amongst each other and harassing the feeders, तो हम जल्दी सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे. शो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एज अ एनजीओ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, कि जैसे आपने स्टार्टिंग में एज अ ह्यूमन से शुरू किया था, अभी आप एनिमल्स पे है, तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था. तो ऐसे जब क्रिटिसिज्म आते हैं कि लाइक बाय कंसिडरिंग द सुप्रीम कोर्ट लॉ कि यू आर सपोर्टिंग एनिमल मोर देन ह्यूमंस, हाउ विल यू आंसर दिस थिंग? See, it's not about supporting animals more than humans. It is a very simple concept of human-animal conflict और उसको address करने के लिए क्या ज़रूरी है.
इट इज़ नॉट अबाउट प्रेफरिंग वन लाइफ ओवर अनदर। अभी क्या होता है, जैसे ये डॉग बाइट्स होते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दीज डॉग बाइट्स एट टाइम्स हैपन। जैसे कई बार क्या होता है, ये जैसे आपने बोला कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट पीपल डोंट सी इज दैट दीज बाइट्स आर इंस्टिगेटेड। बच्चे नटोरियस होते हैं, आते जाते पत्थर फेंकते हैं, या सोया हुआ कुत्ता उसके पूंछ के ऊपर से साइकिल ले जाएंगे। दिवाली में उनके मुंह में कुछ तो स्वीट के साथ पटाखा डाल देंगे। So when these kind of things happen, dogs have a way to store it in their memories. And when something similar again happens with them, दोबारा अगर कोई साइकिल उस तरीके की उनके सामने से जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे भागना है, बिकॉज इससे मुझे तकलीफ हुई थी। So there is a lot of different reasons why these problems are happening. तो अगर उनको रूट कॉज पे एड्रेस किया जाए, तो that will be better rather than having a comparison between which life is better. Because see, eventually human हो या animal है तो जीव, we are all souls, they are all living beings. So I don't think we should be doing a comparison like that, and we should rather be setting an example of compassion that every living being matters. That is a more, I think that's most important. ये तो करंटली इंडिया लॉ के अकॉर्डिंग दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो कहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रे एनिमल्स? Well, we don't really have very stricter laws about animals, especially not in the favor of animals. जैसे अगर animal amuse होता है, या if any animal is hurt, तो उसके लिए there are no strict laws that are available. And अगर है भी तो सही से implement नहीं हो पा रहे हैं. So all this is a serious problem. And that is what generally the feeders also face. जैसे आपने देखा होगा online, there's a lot of disturbing videos at times that come कि feeder harassment होता है, female feeders have been beaten up, female feeders have been abused also, कि आप कुत्तों को यहाँ पे खाना क्यों खिलाते हो करके। बट आई थिंक अगर आप थोड़ा सा नज़रिया बदल के इस चीज़ को अगर हम लोग देखें या इसको एड्रेस करें, तो आपने देखा होगा कि जब भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है डॉग्स को उठाने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए, तो दे आर नेवर एबल टू कैच द डॉग्स। वो पहले ही गाड़ी सूंघ के भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, डॉग्स मिलते ही नहीं है कभी। और शायद दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई मास स्टरलाइजेशन इज फेलिंग इन इंडिया, बिकॉज डॉग कैचिंग ही सही से नहीं हो पाता है। बट दैट इज वेयर फीडर्स कैन जॉइन द डॉट। आई फील कि ये जो फीडर्स हैं, जो डॉग्स को खाना खिलाते हैं, देयर डॉग्स ट्रस्ट देम, तो वो उनको उठा के स्टरलाइजेशन के लिए जरूर ले जा सकते हैं। सो रादर देन ऑपोजिंग दैट फीडर, अगर सब मिलके अपने अपने घर के सामने कुत्ते को खाना खिलाए, उनका ट्रस्ट जीते, तो वो इजीली उसको ले जा पाएंगे, स्टरलाइज करवा पाएंगे, वैक्सीनेट करवा पाएंगे, एंड वी विल बी अगेन एबल टू रीच द सोल्यूशन मच फास्टर। जैसे आप काफ़ी टाइम से एनजीओ रन कर रहे हैं एंड टुवर्ड्स द एनिमल आप वर्क कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से लेके फॉर आज के दिन तक के कुछ चेंजेस आए हैं लॉ में कि नहीं, हम पुराने लॉ को ही अभी तक के फॉलो कर रहे हैं? Unfortunately, there has not been many changes that have happened. Yes, there is a lot of directives that keep coming, mainly towards doing sterilization and controlling the dog population, but उसका again implementation सही से नहीं हो पा रहा है। So मेरे हिसाब से on an implementation level we need a lot of work that needs to be done. Local municipal bodies, gram panchayats, all these people need to come together along with the local NGOs, local feeders. ग्राउंड लेवल से अगर आप काम करना शुरू करेंगे फीडर्स और एनजीओस को जोड़ के, तो यू विल सी अ मेजर चेंज। Just by giving directives, we are not going to be able to see any change or achieve any solution. जैसे हमने भी लॉ के बारे में बात किया है, सेम गोज फॉर द ह्यूमंस। इंसानों का माइंडसेट आज के डेट में पिछले कुछ सालों से जब से आप रन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इंसानों का माइंडसेट आप में कुछ चेंजेस दिखा है वक्त के अकॉर्डिंग कि नहीं, आपको ऐसा ही दिख रहा है एज पर लॉ? There's I would not say that there is much change. I mean, people are very headstrong. There are जिनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं कुत्ते होने ही नहीं चाहिए, मतलब कुत्ते दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, वो आज भी वहीं पर है, वैसे ही है। एंड देन देर आर पीपल हु ऑपरेट फ्रॉम अ कंपैशन, आर बीइंग कंपैशनेट एंड ट्राइंग टू हेल्प इन द प्रॉब्लम। सो वो नहीं होने, मतलब वो ऐसा कुछ मेजर चेंज हुआ नहीं है। बट येस, what we have done for it is we have launched a new program called as Sajivan since last month. उसमें हम लोग एक्चुअली स्कूल्स में जा रहे हैं, बिकॉज वी थिंक दैट एजुकेशन इज द की, एंड एजुकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज। क्योंकि बच्चे जब सही चीज़ सीखेंगे और घर जाके अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, तो हो सकता है उनमें फिर वो चेंज दिखे।
So we have launched this initiative where we are going to schools, hosting sessions to create awareness about compassion, coexistence, and also rabies awareness. So maybe hopefully more of these sessions and more of this education agar ho, so we will be able to see a change through the kids, through the younger generation, and then that change will automatically come in their parents. सपोज फॉर अ वन डे यू गॉट अ पावर, जैसे एक अनिल कपूर की मूवी थी, उसको एक दिन का सीएम बनाया जाता है, तो ऐसे आपको एक पावर दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या लॉ में चेंजेस लाना चाहेंगे फॉर द स्ट्रे एनिमल्स? Well, one, of course, mass sterilizations. Second, a certain infrastructure to be built and kept permanently for stray animals. And of course, education and awareness drive to be implemented across the country, not just on NGO level, but from a syllabus point of view. मेरे हिसाब से सिलेबस में ये चीज़ें होनी चाहिए. कंपैशन एज अ सब्जेक्ट हमने सिलेबस में सिखाना चाहिए. जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि यूपी में एग्रीकल्चर का कुछ सब्जेक्ट अभी डाल रहे हैं बच्चों के लिए. सिमिलरली आई फील दैट कंपैशन, स्ट्रे एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स, हमारे आसपास क्या है इकोसिस्टम, इसके बारे में बच्चों को बचपन से थ्रू द स्कूल्स इंस्टीट्यूशनली सिखाया जाना चाहिए. सो ऑल दीज चेंजेस इज समथिंग दैट आई विल ब्रिंग अबाउट. एनजीओ में आप काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं क्योंकि आप फाउंडर है, बट ऑब्वियस आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, तब भी वो प्रोसेस आगे रन होगा. बट आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ या फिर आपके अंडर में जो वर्क कर रहे हैं उसके अगेंस्ट थे, बट एज उनको पसंद नहीं आया आपका डिसीजन, बट यू स्टिक टू दैट प्लान एंड एट द एंड इट वर्कड? One of the biggest things that I face a challenge from my team is emergency rescues, because unfortunately पूरे दिन का काम होने के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि अभी मैं अपने घर जाऊँ और आराम करूँ. बट व्हेन आई वेक पीपल अप एंड आस्क देम कि नहीं अभी डॉग आ रहा है, कितने भी बजे और आपको ओटी तैयार होना चाहिए, हम आ रहे हैं, वी विल बी डूइंग द ऑपरेशंस. So that is where I faced the most resistance from my team, and that's very obvious and that's very understandable. But we have kept going at it because I feel, and why that is the most important is because दिन भर में तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में भी हेल्प मिल जाती है लोगों को, बट रात में प्राइवेट डॉक्टर्स भी फ़ोन नहीं उठाते हैं. अगर उस टाइम पे हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? So this is my point, and this is why I have always kept pushing for that, and I have kept the center running 24/7. And eventually now, of course, my team sees that, because when they see successful rescues, when they see those cases recover, they feel their unconditional love and they feel happy about what they have done for that life. So yeah, that is the biggest challenge that I've faced. After doing all this good work, still many of the people are there who judge you on this, कि आप क्या ही कर रहे हो करके, क्या फालतू का काम कर रहे हो, जानवरों को कर रहे हो, इंसानों के ऊपर क्यों वर्क नहीं कर रहे हो. तो इतना करने के बावजूद भी जब एक सामने वाला हमको क्रिटिसिज्म करता है, तो जो डिसअपॉइंटमेंट होता है, आप उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? Well, honestly, people are very quick to judge, and I feel it does feel bad at times when someone does not think about it with a broad mind. But ठीक है, to each his own. मतलब I personally feel that is what sets me apart. अगर मैं भी उनकी तरह सोचने लग गई और उनकी बातों से बुरा मान के डिसअपॉइंट होके बैठ गई, तो मेरे और उनमें फिर फ़र्क ही क्या रहा? So yes, I mean, of course I feel bad, but then I'm like, ठीक है, I mean, I just don't take it to the heart. व्हाट इज़ योर लाइक गोल फॉर टू टेक द राइस फॉर टेल्स? मतलब अगले 10 सालों में आपको इसको कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, और इमीडिएट 2-3 सालों में आप इसको कहाँ पे देखना चाहते हैं? Well, immediately 2-3 सालों में I want to make our center fully equipped, a super specialty rescue center where any and every kind of medical facility is available, where we don't need to be dependent on any hospital, any blood test, any lab, any doctor, whatever our animals, whatever our stray animals need should be available at the rescue center. That is what my goal is, and that is where we are moving for the coming 2-3 years. For the coming 10 years, yes, I would like our rescue service to be so big ki, like for an example, I would like to divide Nagpur in zones and have ambulances parked in every zone, where we should be able to address any emergency within the first 5 to 10 minutes, because that is very very critical to save a life. अभी ऐसा होता है कि हमारा लोकेशन एक जगह पे है, एक्सीडेंट तीसरी जगह पे होता है, यहाँ से वहाँ गाड़ी जाके लेके आने तक बहुत टाइम चले जाता है. Sometimes we lose patience because of that. So that is one thing that I would like to change in the coming 10 years, where our resources, our ecosystem, and of course the number of animals also has to be limited, for that through mass sterilizations, so that we should be able to address emergencies faster. And of course to, achieve a rabies-free city. That is my biggest goal.
where I want the dogs की मतलब इतना mass sterilization हो and vaccination हो that we should be able to achieve a rabies free city, a rabies free Nagpur. आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बट सेशन को ख़त्म करने से पहले आपको एक हम व्यूअर्स को आपसे मैसेज डिलीवर कराना चाहेंगे कि सपोज़ अगर कोई एनिमल लवर है या फिर रात को कोई अगर कोई स्ट्रे डॉग दिख रहा है जो इंजर्ड होके पड़ा है, तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सके? और आप एनिमल्स लवर को या फिर जो एनिमल्स को पसंद नहीं करते बट आप उनको बता सकते हैं कि आप ठीक है, आप हेल्प ना कीजिए पर इनडायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उनको हेल्प करेंगे। तो आप ये मैसेज कैसे कन्वे करना चाहेंगे? See, one, I would first like to tell people, even if you don't like animals, it is okay. ज़रूरी नहीं है कि you need to like an animal to help an animal. अगर आपको रास्ते पे कोई एक्सीडेंट हुआ दिख रहा है, all you need to do is make a call. Just be there till we come. उतना आप कर सकते हैं. आपको उठा के लेके आना नहीं है, आपको खुद कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है. But at least be there, give us a call, we will come and we will do the needful. एंड जो लोग कर सकते हैं उन्होंने आगे आके हेल्प करनी चाहिए, उन्होंने वॉलंटियर करना चाहिए, उन्होंने अगर लेकर आ जाए एनिमल हमारे तक तो दैट विल सेव टाइम, दैट विल सेव रिसोर्सेज एंड दैट विल सेव अ लाइफ। थैंक यू। थैंक यू।